मैं सारी बात को करने के पहले एक ब्रेक में प्रश्न पूछ रहे थे आर्ग्यूमेंट के संदर्भ में। मेरे हिसाब से ये प्रश्न जितनी चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना, ये प्रूव या डिसप्रूव करने का मुद्दा नहीं है। तर्क से इसको सिद्ध करने या नहीं सिद्ध करने का मुद्दा नहीं है। फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है अपने अंदर ऑब्जर्व करने का, वेरीफाई करने का, ये देख पाने का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि ये सही है कि नहीं है। जैसे अपने लिए अगर पूछने जाएं कि मैं सुखी होना चाहता हूं कि दुखी होना चाहता हूं, ये जो उत्तर मिलता है सुखी होना चाहता हूं, ये किसी लॉजिक या रीजनिंग से नहीं मिल रहा है, अपने अंदर के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिलता है कि मैं सुखी हो रहा हूं, सुखी होना चाहता हूं। ऐसे ही जब कभी हमारे अंदर क्रोध का भाव होता है, विरोध का भाव होता है, कोई लॉजिक से नहीं सिद्ध होता है कि मेरे अंदर क्रोध का भाव है कि नहीं है। पता चलता है, अपने को महसूस होता है कि अंदर क्रोध है, विरोध है। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के प्रश्न हैं, सीधा सीधा अपने में देखने का, निरीक्षण करने का प्रश्न है, न कि तर्क से उत्तर ढूंढने की बात है। जैसे मैंने ये पूछा कि जब भी आपके अंदर स्नेह का भाव होता है तब आप अपने अंदर आराम में रहते हैं, या जब कभी द्वेष और विरोध का भाव होता है तब अपने अंदर आराम में रहते हैं? ये जो उत्तर हम दे पाते हैं ये कहाँ से दे रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से। अपने अंदर देखेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा, बाहर कहीं भी दूसरी जगह देखने जाएंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ वो दिखाई नहीं देता है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं और इस वर्कशॉप का भी जो एक मेन पर्पस है वो ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना है, न कि लॉजिकली प्रूव या डिसप्रूव करना है। लॉजिकली प्रूव कर लें तब भी उपलब्धि नहीं है, डिसप्रूव कर लें तब भी उपलब्धि नहीं है, दोनों ही हालत में उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है अपने अंदर ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके देख पाने में कि क्या सही है मेरे लिए और क्या सही नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन का मुद्दा है, देखने का मुद्दा है, न कि तर्क करने का। ठीक है, कोई और प्रश्न तो नहीं? माइक। ये जैसे मेरे अंदर अभी मैं सिविल के बाद बहुत ऑब्जर्व किया कि जैसे तनाव आता है, लेकिन अभी टेम्परेरी खत्म भी हो जाता है, लेकिन हैंड टू हैंड बहुत अंदर बहुत उथल पुथल चल रहा है, उसके लिए क्या तरह बहुत मतलब तनाव ज़्यादा हो जाता है। मतलब ठीक कह रहे हैं। अभी ये बात देखना जरूरी है कि जब ये उथल पुथल या तनाव होता है तो हम आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं ना। ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये तर्क से नहीं निकाल रहे हैं हम, लॉजिक से, रीजनिंग से, आर्ग्यूमेंट से नहीं प्रूव कर रहे हैं। हम अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये बात देख पाते हैं कि जब भी अपने अंदर विरोध होता है, तनाव होता है, तो वो मेरे दुख का कारण बनता है। ये ऐसे ही है कि आग पर हाथ डालते हैं तो जो गर्मी लगती है वो कोई लॉजिक या रीजनिंग से नहीं पता चलता है कि गर्मी लग रही है। हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, अपने सीधा सीधा निरीक्षण से हमको पता चलता है कि गर्मी लग रही है। तो ये वर्कशॉप का प्रोसेस ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है। ये जो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कैसे निकालें, मुझे लगता है सॉल्यूशन के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझने की ज़रूरत है, कुछ मूल आधारभूत सिद्धांतों को समझने की ज़रूरत है। उसी के आधार पर फिर समाधान मिलेगा। तो अभी तो हम पहले उन मूलभूत आधारभूत सिद्धांतों को थोड़ा समझना चाहेंगे ताकि उसके बेसिस पर इन उत्तरों को ढूंढ सकें। जी, मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। जैसे तू सोचते ना, जैसे अभी तनाव आया, लेकिन 10-12 मिनट बाद सोचेंगे तो फिर वापस तनाव खत्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी शिविर होते बाद थोड़ा कम होने लग गया। मतलब जी, वो और कम हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उसी के लिए अभी कुछ मुद्दों पर बात कर दूं, फिर उसके उपायों पर भी बात कर सकते हैं कि कैसे वो और हो सकता है ठीक।
पर पहले कुछ बेसिक मुद्दों को हम पहचान लें, फिर हम उस पर आएंगे। तो जो बात मैं शुरू से कह रहा था ना कि ये शिविर को देखेंगे तो ये बेसिकली समझ और समझ के प्रकाश में समाधान के स्वरूप को ढूंढने की बात है। समाधान का मतलब है अपनी स्थिति सहज बने रहते हुए दूसरों की स्थिति को सहज बने रहने में सहयोग कर पाना। ये दिशा है तो समाधान की है, ये दिशा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम समस्या में ही घूम रहे हैं। अपनी स्थिति के सहज बने रहते हुए दूसरों को सहयोग कर पाना। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ये शिविर प्रधानतः रचनात्मक कार्यक्रम है, न कि विरोधात्मक कार्यक्रम है। ठीक है, क्रिएटिव ढंग से हम कैसे रास्ता निकाल सकते हैं उसको सोचने की बात है, न कि विरोध और शिकायत करने भर की बात है। विरोध और शिकायत में तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा हम सबका गुजर ही रहा है। ठीक है, हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी शिकायतों से भरी हुई है। ठीक है, किसी के लिए भी हो, ये विरोध और शिकायत से बहुत रास्ता नहीं निकलता है। तो यहाँ क्रिएटिव सॉल्यूशंस को, रचनात्मक समाधान को ढूंढने की बात है कि हम इन परिस्थितियों में कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। रास्ता कैसे निकाल सकते हैं वो सोचने की बात है, अपनी स्थिति को सहज बनाए रखते हुए। वो टूट गया तो कोई समाधान नहीं है, फिर टाइम पास है। अपने लिए समस्या है, दूसरों के लिए समस्या है। इन सब को देखेंगे ना तो अलग अलग उदाहरणों से इसको और थोड़ा बारीकी से देख सकते हैं। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज्ञान और विवेक अगर नहीं है, समझ वाला भाग अगर नहीं है, तो कैसे चूक होता है, मैं उसी को लेके एक आध दो उदाहरण और दे देता हूँ कि आप पकड़ सकें उसको। जैसे हम सब विकसित होना चाहते हैं, ठीक है, खुद भी विकसित होना चाहते हैं, घर परिवार सब हम लोगों को विकसित करने में लगा हुआ है, समाज से लेकर राष्ट्र तक। ठीक है, सब कहते हैं विकसित होना है कि नहीं, विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है। एक विकसित राष्ट्र में, एक विकसित समाज में, एक विकसित परिवार में सड़कें अच्छी होगी ये तो समझ में आता है, बिजली अच्छी हो, पानी अच्छी हो, मोबाइल अच्छे हों, कपड़े अच्छे हों। ठीक है, विकसित होने के प्रयास में हमारी सड़कें अच्छी हो, मोबाइल अच्छे हों, कपड़े अच्छे हों, पानी के इंतज़ाम बहुत अच्छे हों, इंटरनेट स्पीड बहुत बढ़िया हो, अच्छी बात है। ये सब के बीच में आदमी अच्छा हो कि नहीं हो? ये विकसित होने जाएंगे हम तो आदमी विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या बाकी सब सुविधाएं विकसित हो जाए, आदमी वैसा ही बना रहे? एक विकसित आदमी किसको कहेंगे? जो व्यवहार में स्नेहपूर्वक जीता हो कि द्वेषपूर्वक जीता हो? एक विकसित आदमी किसको कहेंगे? जो परस्परता में एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जीता हो कि अपमानपूर्वक जीता हो? एक विकसित आदमी किसको कहेंगे? जो सुविधाओं का सदुपयोग करता हो कि दुरुपयोग करता हो? उत्तर तो आपको भी पता है कि नहीं? तो ये मनुष्य के विकसित होने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, मुद्दा ये है। अगर पूरी बात हमारे ध्यान में नहीं रहती है ना, पूरी बात अगर हमारे ध्यान में नहीं रहती है ना, तो हम विकसित होना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन विकसित होने के नाम पर एक बड़ा आयाम ही हमारा छूटा रहता है, आदमी का विकसित होना। हम मोबाइल अच्छा कर रहे हैं, घड़ी अच्छी कर रहे हैं, कपड़े अच्छे कर रहे हैं, रोड अच्छे कर रहे हैं, मकान अच्छे कर रहे हैं, एसी की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं, पंखे ठीक कर रहे हैं, बिजली के इंतजाम अच्छे कर रहे हैं, ये सब अच्छे करें, लेकिन वो सब के बीच में आदमी विकसित होगा कि नहीं? आदमी अच्छा होगा कि नहीं? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसा लगता है कि ये सब तो अच्छा हो जाए, आदमी वैसे ही खराब बना रहे। ये सब विकास आदमी के लिए है कि किसी और के लिए है? जिसके लिए ये सब कर रहे हैं वही ठीक नहीं होगा तो ये सब होने से भी क्या होना है? नहीं, ये बात समझ में आती? जिस आदमी के लिए ये सब कर रहे हैं वो आदमी ही ठीक नहीं होगा, ये बाकी सारी चीजें होके भी क्या करेंगे?
कि नहीं? ऐसे ही देखेंगे ना, विकसित होने का जब हम प्रयास करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आता है कि अपने जीने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, ठीक है। सुविधाओं की आवश्यकता को अगर देखेंगे तो जिंदगी में सहयोग के रूप में दिखाई देती है। जैसे अभी गर्मी लगती है, हम एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, गर्मी की तकलीफ दूर हो जाती कि नहीं? गर्मी से समस्या हो तो हम क्या करते हैं? पंखे चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बैठने की समस्या हो, हम गद्दे बिछा लेते हैं, कुर्सी लगा लेते हैं, सोफा लगा लेते हैं, बैठने की प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन उसी एसी कमरे में बैठे हुए बढ़िया सोफा लगा करके जो 5 लोग हम बैठे हुए हैं, अगर एक दूसरे के प्रति विरोध हो, ईर्ष्या हो, मनमुटाव हो, हम आराम में रहेंगे कि परेशान रहेंगे? परेशान रहेंगे। एक एसी और लगा देने से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी? पुराना सोफा हटा के नया सोफा लगा दें, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी? घर के पर्दे बदल देने से ये हल हो जाएगी? नौकरी में प्रमोशन मिल जाए ये हल होगा? इंक्रीमेंट मिल जाए ये हल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संबंध में भाव से जुड़ी हुई समस्या है, न कि सुविधा से जुड़ी हुई समस्या है। सुविधा से जुड़ी हुई समस्या होती तो हम एसी लगा के, पंखा लगा के, कूलर लगा के, कोई और इंतजाम करके उसको हल कर सकते थे। लेकिन संबंध में भाव से जुड़ी हुई समस्याओं को सुविधा से तो हल किया नहीं जा सकता है। कितनी भी सुविधा से हम इसको हल करना चाहेंगे, ये हल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये आयाम दूसरा है। संबंध के आयाम में होने वाली समस्याओं को तो संबंध में भाव से ही ठीक किया जा सकता है। मेरा आपके प्रति विरोध का भाव हो और आप बढ़िया मोबाइल खरीद के ले आएँ, इससे मेरा भाव स्नेह में बदल जाएगा क्या? आप नया मकान खरीद लें अच्छा, और मेरा आपके प्रति ईर्ष्या का भाव हो, तो स्नेह में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि वो आयाम दूसरा है। संबंध में भाव का आयाम है और ये सुविधा का आयाम है। सुविधा के आयाम से सुविधा की समस्याएं तो हल हो सकती हैं, लेकिन संबंध में भाव के आयाम से जुड़ी समस्याएं तो नहीं हल हो सकती। कि हो जाएगी? आपकी कलम खोई हो घर में, उसको यहाँ आके कितना भी मेहनत से ढूंढेंगे, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो यहाँ खोया ही नहीं है। खोया ही नहीं है। यहाँ खोया होता तो ढूंढने से मिल सकता था। खोया कहीं और है, यहाँ हाथ पैर कितना भी मारेंगे, निकलना क्या है उससे? तो हमको ये समझना जरूरी है कि सुविधा से होने वाली समस्या को तो सुविधा पूरी करके हल की जा सकती। सुविधा के अभाव में होने वाली समस्याओं को तो सुविधा पूरा करके हल किया जा सकता है, लेकिन संबंध में भाव के कारण जो समस्या हो रही है, भाव नहीं मिलने से जो समस्या हो रही है, उसको तो भाव ठीक करके ही हल किया जा सकता है। वो सुविधा से हल नहीं हो सकता। कि नहीं? ऐसे ही आप लौट के देखिएगा ना, तो ये दिखाई देगा। संबंध और सुविधा के कंपैरिजन में थोड़ा मैं और ध्यान दिला दे रहा हूँ। ये दिखाई देता है कि आपने 1 महीना पहले आज के दिन खाना क्या खाया होगा, आपको याद नहीं होगा। कपड़े क्या पहने होंगे, आपको याद नहीं होगा। कि नहीं? लेकिन साल भर पहले भी अगर किसी के साथ विरोध हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो, किसी ने आपका अपमान किया हो, ठीक है, किसी ने आपसे विरोध किया हो, किसी ने आपसे द्वेष किया हो, वो याद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। और जितनी बार भी वो याद आता है, ठीक है, वो हमारी दुख का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है। अच्छा, ये याद आने के लिए सामने वाला व्यक्ति दिख भर जाए, आप बात करना बंद कर दो, घर के लोगों से ऐसा हो जाए, मित्रों से ऐसा हो जाए, बात करना बंद कर दो। बात करना बंद कर देने के बाद भी जब वो आदमी सामने से गुजरता है, वो विचार हमारे अंदर चलना शुरू होता है कि नहीं होता? होता है ना? और जैसे ही वो विरोध का विचार आना शुरू होता है, वो सारी घटनाएं याद आनी शुरू होती हैं। हम आराम में रहते कि परेशान होते? मैं एक भी जगह तर्क का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक का, रीजनिंग का, आर्ग्यूमेंट का प्रयोग ही नहीं कर रहा हूँ।
मैं हर बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्रयोग कर रहा हूं कि स्वयं में निरीक्षण करके हम इस बात को देख सकते कि नहीं देख सकते। तो ये आयाम अगर समग्रता पर हमारा ध्यान नहीं गया है, समग्रता में जीने पर हमारा ध्यान अगर नहीं गया है, तो जितना डायमेंशन हमको दिखता है हम उतने में ही अपना पूरा ऊर्जा लगा देते हैं। तो जीने के और डायमेंशन पर भी ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उन डायमेंशंस पर हम ध्यान नहीं देते, उन आयामों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो भाग अछूता रह जाता है। आप बचपन से गणित ना पढ़ें, विज्ञान ना पढ़ें, और जब आपकी 15 साल की उम्र हो जाए तो आपको 10th क्लास के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए, पास करेंगे फेल करेंगे? फेल करेंगे। क्यों फेल करेंगे? क्योंकि बचपन से जो उसकी तैयारी होनी थी वो नहीं हुई है। जिंदगी जीने के लिए जिन जिन जगहों पर जिस जिस तैयारी की हमको ज़रूरत है, उसमें संबंध पूर्वक जीना एक मूलभूत तैयारी है। ठीक है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है, मित्रों के साथ, पति पत्नी संबंध में, इन सब जगहों पर संबंध में जीना हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर उन संबंधों को समझने का, जीने का हमने तैयारी नहीं किया है, तो रोज एग्जाम में फेल ही होंगे ना, क्या होगा? अगर उसको समझने और जीने की तैयारी हमने नहीं किया है, उसका योग्यता विकास का काम नहीं किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? फेल आएगा। इतना सीधा सा उत्तर है। तो उन आयामों को समझने की जरूरत है जो हमसे अछूते रह जा रहे हैं। तो एक आदमी के जीने का पूरा फैलाव क्या है, उसको अगर देखेंगे ना, तो ये 4 लेवल पर उसका फैलाव दिखाई देता है। चाहते न चाहते हुए भी आदमी इन सब जगहों पर जी ही रहा है। उसमें एक डायमेंशन है स्वयं के रूप में, मानव के रूप में हमारा जीना है, परिवार में संबंधों में हमारा जीना है, समाज में हमारा जीना है, और प्रकृति के साथ हमारा बहुत सारा जीना है। स्वयं में जीने को लेकर के देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत कुछ हमेशा चल रहा होता है। कभी स्नेह का भाव चलता है, कभी विरोध का चलता है। विचार को भी देखेंगे तो कभी दूसरे के सहयोग का विचार चलता है, कभी दूसरे से बदला लेने का विचार चलता है। ये अंदर जो कुछ भी हमारे चल रहा होता है, उसके आधार पर हम सुखी दुखी होते रहते हैं। ये तनाव कहाँ होता है? बाहर होता है कि अंदर होता है? अंदर होता है। तो अगर ये तनाव को दूर होना है तो कहाँ काम करना पड़ेगा, अंदर कि बाहर? ये समझ में आता है? तो ये पकड़ना जरूरी है कि स्वयं को समझे बिना हमारे अंदर का तनाव, हमारे अंदर की परेशानी, हमारे अंदर की पीड़ा कैसे दूर हो सकती है? होगी। ऐसे ही परिवार में संबंध पूर्वक भी हमारा जीना है। अगर इस संबंध को ठीक ठीक समझे बिना हम जीते हैं, तो जाने अनजाने हम परिवार में एक दूसरे के लिए समस्या का कारण बनते रहते हैं। परिवार में अगर हमारा जीना एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक नहीं होता है, तो जाने अनजाने हम एक दूसरे के लिए बहुत सारी समस्याओं का कारण बनते रहते हैं। ऐसे ही अगर समाज में हमने व्यवस्थित होकर के जीने को नहीं सीखा है और समाज ठीक नहीं हुआ है, तो आज के दिन समाज फिर हमको बहुत सारी जगहों पर प्रभावित करता रहता है। हम बात करते शिक्षा की कि शिक्षा ठीक नहीं चल रही। समाज के ठीक हुए बिना शिक्षा कैसे ठीक होगी? शिक्षा देगा कौन? देगा कौन? समाज ही तो देता है, व्यवस्थाएं ही तो देती हैं। अगर वो ठीक नहीं होगा तो शिक्षा कैसे ठीक हो सकती? आप अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना चाहते हैं, अगर समाज ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। आप रोड पे निकलते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है, ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं है, उसका परेशानी कौन झेलेगा? हम ही आप तो झेलेंगे। तो समाज के ठीक होने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे ही प्रकृति में देखिएगा, अगर हवा खराब हो रही है, आज के दिन मिट्टी खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, ठीक है, या खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, तो इन समस्याओं को बिना प्रकृति को समझे कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं बार बार ये बात कहता हूँ
कि ये हवा, पानी, मिट्टी ये अपने आप खराब हो रही है या हम आप इसको खराब कर रहे हैं? ये दिखता है। अगर हम आप इसको खराब कर रहे हैं तो पहले कौन बदले, किसको ठीक करने की जरूरत है, हवा पानी को कि आदमी को? ये समझ में आता है कि अगर समस्या के कारण में आदमी है, अगर हवा खराब होने का, पानी खराब होने का कारण आदमी है, तो पहले आदमी ठीक करेंगे कि पहले हवा पानी ठीक करेंगे? जिस नल से गंदा पानी बह रहा हो पूरे कमरे में, वो नल को बंद किए बिना कमरे की सफाई हो सकती है? कितना भी करोगे नहीं होगा, क्योंकि उधर से पूरा गंदा पानी बहता जा रहा है। तो आदमी अगर अपने जीने के स्वरूप में बदलाव नहीं करेगा तो प्रकृति को ठीक करने का काम हम कैसे कर सकते? तो ये दिखता है कि आदमी के जीने का फैलाव इन चारों जगहों पर है। मानव के रूप में उसका जीना है, परिवार के एक सदस्य के रूप में उसका जीना है, समाज के एक सदस्य के रूप में उसका जीना है, और प्रकृति के, नेचर के एक हिस्से के रूप में उसका जीना है। इन सब जगहों पर जाने अनजाने हम जी ही रहे हैं। इतना ही है कि समझदारी के साथ अगर व्यवस्थित होकर जीते हैं तो आराम में रहते हैं, खुद सुखी होते हैं, दूसरों के सुख का कारण बनते हैं। समझदारी के अभाव में उल्टा पुल्टा जीने का काम करते हैं, खुद परेशान होते हैं, दूसरों की परेशानी का कारण बनते हैं। तो व्यवस्थित होकर के जीने के लिए इन सभी जगहों पर हार्मनी का स्वरूप क्या है उसको समझने की जरूरत है। ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे व्यवस्था का मतलब क्या है। व्यवस्था का मतलब इतना ही है कि परिवार का एक ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें परिवार के सभी सदस्य तृप्तिपूर्वक जी सकें। समाज के व्यवस्थित होने का मतलब यही है कि समाज का एक ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोग तृप्तिपूर्वक जी सकें। मानव के व्यवस्थित होने का डिज़ाइन यही होने का, मानव के व्यवस्थित होने का मतलब यही है कि उसके अंदर जो विचारों में, इच्छाओं में चल रहा होता है, भाव की जगह पर, विचार की जगह पर, व्यवहार की जगह पर, उसमें एक संगीतमयता आ सके, एक सूत्रता आ सके, हार्मनी आ सके, कंट्राडिक्शंस हट सके। क्योंकि जितना कंट्राडिक्शन इनमें जीने में हमको होगा वो सब जगहों पर कहीं ना कहीं हमको पीड़ा होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सभी लेवल पर हार्मनी के साथ कैसे जी सकें, इसकी समझ हमारे पास होना ज़रूरी है। उस समझ के अभाव में हम चाह के भी अच्छा नहीं जी पाते। जैसे यही बात हो रही थी कि परिवार में हम जीना तो एक दूसरे से ठीक ही चाहते हैं। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चे के साथ ठीक नहीं जीना चाहते? ठीक है, ढूंढे नहीं मिलेंगे। कोई विवाह संबंध में जाता तो एक लड़का लड़की शादी इसलिए थोड़ी करता है कि ज़िंदगी में दुख कम है, थोड़ा और बढ़ जाए। इसके लिए तो कोई विवाह नहीं करता ना, इसीलिए करता है कि ज़िंदगी को तृप्तिपूर्वक हम जी सकें। लेकिन समझ नहीं होने के कारण, ठीक है, या तो हमारी तरफ से चूक होता है या सामने वाले की तरफ से चूक होता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। उससे पता चलता है कि अच्छा जीने की कामना होने के बावजूद भी अगर हमने इन सब जगहों पर व्यवस्था को समझने का, हार्मनी को समझने का और हार्मनी के साथ जीने का तैयारी नहीं किया है तो कामना होने के बावजूद भी हमारा जीना ठीक नहीं हो पाता है। चाहते तो हैं हम ठीक जीना, हो नहीं पाता है समझदारी के अभाव में। इसलिए आदमी के लिए समझना इतना ज़रूरी है। बिना समझे हम चाहते तो बहुत हैं चीज़ों को ठीक करना, हो नहीं पाता है। कभी हमसे चूक होती है, कभी आपसे चूक होती है, और हमारा डिज़ाइन ऐसा हो गया है कि चूक किसी से भी शुरू हो, आग में घी डालने के लिए हम सब तैयार बैठे। तो आपसे चूक होती तो हम घी डालते हैं, हमसे चूक होता तो आप घी डालते हैं। ठीक है, हमको पानी डालने नहीं आता है कि वो बुझ भी सके, हमको घी डालने आता है। फिर वो लपट उठती है तो कहते हैं हम तो बुझा रहे थे, उठ क्यों रही है? उठ इसलिए रही है कि हम पानी के बदले घी डाल रहे हैं उसमें।
डालडा सस्ता है और आसानी से उपलब्ध भी। बढ़िया। इस ज्ञान को, विवेक को, समझ को सुनिश्चित करने जाते हैं ना, तो इसी के लिए शिक्षा संस्कार की जरूरत है। आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज सिखा सकता है, ठीक है। हम लोग बार बार कहते हैं कि अगर एक पौधे को देखेंगे ना, तो उसका आचरण उसके बीज के आधार पर होता है। आप आम का बीज लगाए हैं तो पौधा किसका आएगा, आम का कि नीम का? आम का। नीम का बीज लगाएंगे तो नीम का। ऐसे ही पशुओं में देखिएगा ना, तो उसका आचरण वंश के आधार पर होता है। तो अगर आपने आम का बीज लगाया है तो आम मीठा ही आएगा, नीम का बीज लगाया है तो नीम कड़वा ही आएगा। पशुओं में आप देखिएगा तो उसका आचरण वंश के आधार पर है, ठीक है। गाय का बच्चा गाय ही होता है, जैसा गाय घास खाती है, दूध देती है, वैसे ही उसका बच्चा भी घास खाता है, दूध देता है, आगे गाय दूध देती है। आदमी में भी देखिएगा तो आदमी वंश के हिसाब से उसका शरीर तो हो जाता है, रंग रूप आकार संरचना बनावट, इस हिसाब से तो आदमी का बच्चा आदमी जैसा दिखता है। लेकिन आदमी का आचरण कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, ये उसके वंश पर निर्भर नहीं करके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। इसीलिए आपको जो माँ बाप, ठीक, जिंदगी में कभी शराब नहीं पीते हों, उनका बेटा शराब पीता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? दिखता है? नहीं दिखता है। जो माँ बाप कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं। जो माँ बाप को इंजीनियरिंग का ABCD भी नहीं आता हो, उसका बच्चा इंजीनियरिंग करता हुआ दिखाई देता है और अच्छा इंजीनियर होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? तो ये समझना जरूरी है कि आदमी का जो आचरण है, आदमी का जो व्यवहार है, वो उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। जैसी शिक्षा उसको मिलती है, जैसा संस्कार उसका बनता है, वैसा ही उसका आचरण होता है। ये बात दिखती कि नहीं दिखती? माँ बाप के आचरण में और बच्चे के आचरण में भेद दिखता है, नहीं दिखता है? दिखता है ना? ये देख पाना जरूरी है कि मनुष्य का जो आचरण है वो उसके शिक्षा संस्कार पर निर्भर करता है। ये शिक्षा संस्कार कहाँ से मिलता है, उसको अगर देखेंगे तो 3 उसके मुख्य सोर्स दिखाई देते हैं। बहुत सारा कुछ हम परिवार से सीखते हैं। जैसे आप भाषा को देखिए, कहाँ से सीखते हैं? परिवार से। आपके बोलने का टोन क्या होगा, लहजा क्या होगा, शैली क्या होगी, ये सब हम परिवार से सीखते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा सीखने समझने का काम हमारा स्कूल कॉलेजेस में होता है, शिक्षा संस्थानों में होता है, ठीक है। बहुत सारा कुछ हम समाज से सीखते हैं, ठीक है। ये मीडिया, एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न, ये बहुत कुछ हमको सिखा रहा होता है। जिंदगी हो तो ऐसी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमारे अंदर भी बैठ जाता है कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि नहीं? तो मीडिया से, टेलीविज़न से, एडवर्टीजमेंट से हम बहुत सारा कुछ सीख रहे होते हैं। समाज में और लोग क्या कर रहे हैं, किन बातों को महत्व मिल रहा है, किन बातों को प्रतिष्ठा दी जा रही है, किस बात का पहचान है, ये सब से धीरे धीरे वो हमारे अंदर आके बैठता चला जाता है, ठीक है। आप देखिए ना, हमारे कपड़े कौन से होंगे, ठीक है, बाल किस तरह का रखेंगे, ठीक है, क्रीम कौन सा लगाएंगे, चप्पल कौन से पहनेंगे, ये सब एडवर्टीजमेंट तय करता रहता है। एक छोटा बच्चा जो 3 साल 4 साल का है ना हमारे घर में, वो भी खाना क्या खाएगा ये माँ बाप नहीं तय कर पाते, ठीक है। या तो एडवर्टीजमेंट तय करता है या समाज में दूसरे जो उसके मित्र हैं वो तय करते हैं कि टिफिन में क्या जाएगा, कि नहीं? ये दिखता है। हमारे 4 साल 5 साल के बच्चे भी खाना क्या खाएंगे, ठीक है, ये मीडिया तय करता है, एडवर्टीजमेंट तय करता है। आप अपने लिए देखो ना, हम जिन जिन जिंदगी के निर्णयों को ले रहे हैं वो निर्णय कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं?
तो दिखेगा उसका एक बड़ा हिस्सा समाज से प्रभावित हो रहा है। तो जाने अनजाने इन तीनों जगहों से हमारा सीखने समझने का काम कुछ न कुछ होता ही है। तो अगर हम अपने शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया को ठीक करना चाहते हैं तो ये तीनों जगह पर ठीक को इंश्योर करने की ज़रूरत है। इसमें कहीं भी कमी रहेगी तो हमारी आपकी पीड़ा का, समस्या का कारण वो बनेगी ही बनेगी, कि नहीं? कोई भी प्रश्न हो इतने पर तो बताइए। सादर नमस्कार जी। सीखने और सीखने की समस्या के बारे में जो आपने बताया है 5-4 तरीके, उसमें मेरा ऐसा मानना एक घटक आदमी का जेनेटिक कोड भी काम करता है। उसकी रफ्तार, उसकी गति, इन चीज़ों में उसकी भी प्रभावना शायद थोड़ी रहती हो। सुन रहा हूँ, आप बात पूरा कर लीजिए अगर हो गया हो तो। प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि प्रयोग करके इस बात को देखना चाहिए। अगर जेनेटिक कोड से क्या होता और क्या नहीं होता, जैसे एक बच्चे को बचपन से भाषा नहीं सिखाइए, अगर वो बोलना शुरू कर दे तो मैं मानूंगा कि जेनेटिक कोड से आ गया। ठीक है। अगर उसको भाषा मत सिखाइए बचपन से और अगर वो हिंदी बोलना शुरू कर दे तो मैं मानूंगा कि जेनेटिक कोड से आता है। अगर नहीं बोल पाता है तो नहीं आता है। ऐसे ही जेनेटिक कोड से भी मतलब ये देख लीजिए कि एक बच्चा जो मतलब जिसके माँ बाप डॉक्टर थे, अगर बिना पढ़े लिखे भी बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो जेनेटिक कोड से आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हमको देखना चाहिए। ऐसे ही माँ बाप बहुत बढ़िया खाना बनाना जानते हों, बच्चा एक दिन भी किचन नहीं घुसे और अच्छा खाना बनाना सीख ले तो मैं मानूंगा कि वो जेनेटिक कोड से आता है। क्यों जी? बिना किचन गए अगर सीख पा लोगे तो हम मानेंगे कि जेनेटिक कोड से आ गया आपके पास। तो देखना चाहिए हमको अध्ययन करके। मैं खुला हूँ इस मामले में। हमको देखना चाहिए कि जेनेटिक कोड से क्या आता है और क्या नहीं आता है, देखना चाहिए। हाँ, एक सेकंड माइक भेज रहा हूँ, ये दीदी कुछ कह रही हैं, पहले सुन लेता हूँ इनको। हम लोग अभी तक इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं और जो हमने अभी तक सीखा है समाज से, परिवार से, खुद से, जो भी, इतना तो हो गया। अब यहाँ से इसको ठीक करने के लिए भी फैमिली का भी इनपुट चाहिए, समाज का भी चाहिए, सबका चाहिए। अगेन समाज तो वैसा नहीं है जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड थिंग, इन्फ्लुएंस हमेशा मेरे में मेरे ऊपर नेगेटिव चीज़ों सबसे पहले होता है। पॉजिटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस बाद, कंपैरेटिवली बाद में होता है। और अभी जो भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग जहाँ पर हैं, वो जो भी हम बात करते हैं, तो वो सबसे कुछ ऐसी बात होती है जो कि अगर हम अभी जो सब सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो दैट इज़ ऑन अ नेगेटिव साइड। फिर अब उससे कैसे बाहर निकले, एक एक करके अभी आते हैं। अब नेक्स्ट हम उसी काम को शुरू करने वाले हैं कि जो हमारे अंदर इकट्ठा है या जो बाहर से आ रहा है उसका वेरिफिकेशन टूल कैसे लगाएं। जो अंदर इकट्ठा हो रखा है या जो बाहर से आ रहा है उसके वेरिफिकेशन टूल्स क्या हों हमारे, उस पर अभी हम आते हैं। नेक्स्ट काम हमको वही करना है। बट मैं एक ही बात इसमें अभी कहूँगा, आप सब लोग अगर हमारा सहयोग कर रहे हैं तो हमारा जीना आसान हो जाता है, ये बात तो सच है। लेकिन अगर बाकी सब लोग नहीं भी सहयोग कर रहे हों और हमको ठीक जीने की जगह दिखाई देती है तो अपनी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, उतनी जिम्मेदारी से ही फिर हमको आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें अपना प्रयास थोड़ा बढ़ जाता है। ये जो वातावरण का सपोर्ट अगर नहीं मिलता है ना उतना, तो अपना प्रयास को बढ़ाना पड़ता है। अगर वातावरण का सपोर्ट मिल रहा हो तो अपना प्रयास थोड़ा कम भी हो
काम चल जाता है। तो अपने प्रयास को बढ़ाने के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये तो मेरा हो गया। अभी जो भी छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, ये सब चीज़ें तो अभी भी है ही, सराउंडिंग्स तो अभी भी है ही, फैमिली में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, जो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग अपने पे काम करेंगे और उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देने का ट्राई करेंगे। बट अगेन पूरा परिवार मेरा अभी तक इस जीवन विद्या से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो तो जैसे हैं वो वैसे ही हैं, और वो अपने हिसाब से गलत भी नहीं, वो बरसों से वैसे जीते आ रहे हैं। मैं उनको एक दिन में ठीक भी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं वो भी उनको नहीं ठीक कर सकते हैं, बट जो हमारे बच्चे घर में जो छोटे हैं बच्चे, उनके ऊपर उनका तो इन्फ्लुएंस आ ही रहा है। बाकी जो सोशल्स हैं हमारे, मीडिया बोल लो या समाज, एनीथिंग, उनका भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, और उनको तो अभी तक खुद की जिम्मेदारी है भी नहीं, फिर उनके साथ में कैसे काम करेंगे? बच्चों के साथ मुझे तो यही लगता है कि दो काम करने की ज़रूरत है। एक तो अगर हम ठीक जीते हैं तो कम से कम उनके इन्वायरमेंट का एक हिस्सा तो पॉजिटिव होता है ना, बाकी सारा नेगेटिव होगा, लेकिन मेरे ठीक और व्यवस्थित जी लेने से एक हिस्सा तो कम से कम पॉजिटिव होता है। दूसरा, धीरे धीरे उनको भी इस टूल में डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी आ रहा है उसको बिना जाने अपने अंदर आने देने के बदले एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है, वेरीफाई करके देखने की ज़रूरत है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है तो आने दें, नहीं ठीक है तो उसको वहीं छान करके रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। 5-6 साल का बच्चे भी अगर ठीक से देखिएगा ना तो ये दिखाई देता है कि मतलब सारी बातों को जांच पाए चाहे ना जांच पाए, किसी एक लेवल पर वो भी सामने वाले को देख करके ये सेंस कर पाता है कि इसके साथ जीना है कि नहीं जीना है। आप देखिए, घर में एक छोटा बच्चा आता है, बच्चा 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, अगर घर में उसी एज का बच्चा आता है ना, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है, बड़ों के साथ नहीं खेलता है। इसका मतलब वो भी तो कुछ चीज़ों को पहचान पाता है ना सामने वाले में, नहीं तो सबके साथ एक जैसा लग जाता। वो 1 साल के बच्चे को आप देखिए, 1.5 साल के बच्चे को देखिए, आप उसके साथ मुस्कुरा के बात करिए, वो एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। आप अपना मुंह बना के गुस्सा करके उसकी तरफ देखिए, वो दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब पहचान तो इन सब चीज़ों को 1-2 साल का बच्चा भी पा रहा है, पा रहा है। उसमें अगर मेरा जीना ठीक होगा, मेरा भाव स्नेह का होगा, मेरा भाव संबंध का होगा, उसको हमारे जीने में सहयोग दिखाई देगा, मैत्री दिखाई देगी, आत्मीयता देगी, और वो निरंतर दिखाई देगी, तो उसका प्रभाव क्यों नहीं जाएगा। अंधेरा 1000 साल से भी हो, दिया आज जलाते हैं ना, तो आज के आज खत्म हो जाता है अंधेरा, कि नहीं। और आदमी गलती तभी तक करता रहता है जब तक उसके पास सही का बहुत ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो। सही का ऑप्शन उपलब्ध हो और सही करने के उपाय पता हो, कौन आदमी गलती करना चाहेगा। तो यहाँ बैठे हुए लोग अपने से इस सवाल को पूछ के देख सकते हैं आराम से कि अगर सही क्या है वो हमको पता हो और सही करने का तरीका पता हो, तो हमको दूसरे रास्तों में जाने की ज़रूरत पड़ती है क्या। सामने बढ़िया नदी बह रही हो जिसमें साफ पानी हो पीने के लिए, हम उससे पानी पिएंगे या 2 किलोमीटर दूर जाके गंदे नाले में मुंह मारने जाएंगे, क्या करेंगे कि नहीं। तो हमको अगर ठीक का उपाय पता हो, सुखपूर्वक जीने का एक सीधा रास्ता पता हो, तो हम उसी से चलेंगे, हम दूसरी जगह क्यों जाएंगे। इस कमरे में हैं हम लोग अभी, पता है दरवाज़ा वहाँ है, तो बाहर जब भी निकलेंगे दरवाजे से निकलेंगे कि दीवार में सिर मारेंगे, क्या करेंगे दरवाजे से निकलेंगे ना। तो ऐसे ही अगर हमको व्यवस्थित होकर के जीने का उपाय पता होगा तो हम अव्यवस्था में लात मारने क्यों जाएंगे, अब उसमें अपना को उलझाने क्यों जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। सॉरी, आप जीन्स के संदर्भ में कुछ कह रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ आप तो अंतर्यामी हैं नहीं जी जो उनका सवाल था कि क्या जीन्स के हिसाब से भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो जैसे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, एलील होते हैं, वो कुछ हद तक तो सही हैं, परंतु वो शारीरिक बीमारियों के संदर्भ में बिल्कुल सटीक है। और बोर्ड पर लिखा हुआ है ज्ञान और विवेक का फैलाव, तो नॉलेज और विजडम तो मुझे नहीं लगता जीन्स से आती होगी।
क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी अति बुद्धिमान और ज्ञान को लेकर बहुत अच्छे, और ऐसे भी लोग जो बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे पर मूर्खता की जो हद होती होगी उन्होंने उसको भी क्रॉस किया होगा। तो यहाँ आप जो ज्ञान और विवेक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर तो शायद खुद सीखना पड़ता है। आप ही बता पाएंगे इसको और बेहतर। नहीं, बढ़िया है। देखिए, ये सारी चीज़ों का प्रयोग तो अपने ऊपर करके देखना चाहिए, अपने परिवार में करके देखना चाहिए। अगर जीन्स से भी चीज़ें हो जाती हों तो बहुत अच्छी बात है। अपने जीन में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहिए ताकि पूरी पीढ़ियाँ ठीक हो जाएं। उपाय सोचने की बात है। मैं तो सारे प्रयोगों के लिए खुला हूँ, करके देखा जाना चाहिए जी। जिसको जो रास्ता दिखता हो ईमानदारी से उसमें लगने की ज़रूरत है। थोड़े समय में दो में से एक बात होगी, या तो रास्ता निकल जाएगा या पता चल जाएगा कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। माइक जी, हेलो। मैं इनकी बात पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये पार्शली करेक्ट है, नॉट बिकॉज ऑफ जीन्स बट बिकॉज ऑफ, क्योंकि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, मैक्सिमम देखा है हम सभी ने। क्यों बनता है? क्योंकि बचपन से उसको उसी तरह का सराउंडिंग मिलती है। वो 3 साल का बच्चा घर में डॉक्टर पेरेंट्स को देख रहा है, ऑपरेशन होता हुआ नहीं देख रहा, पर पता है कि ऐसा कुछ होता है। सिमिलरली पॉलिटिशियंस का बेटा पॉलिटिशियन बनता है, बचपन से उसने वो देखा है। वो जीन्स में नहीं है बट उसका अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। मैं खाली ऐड करना चाहूँगा। बढ़िया। कोई और बात? आगे चलें। ये तो सत्र के बारे में सामान्य बातें लिखी हुई हैं, जिसको मैं 2 मिनट में दोहरा देता हूँ कि ये सत्र प्रधानता से युवाओं के रोज़मर्रा के मुद्दों को स्पष्टतापूर्वक समझने की दृष्टि से है। इसके आधार के रूप में प्रधानतः मध्यस्थ दर्शन के कुछ बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त अन्य उपलब्ध दर्शनों और विचारों का भी पूरकता की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार उपयोग किया गया है। किसी भी बिंदु पर आत्मीयतापूर्ण चर्चा का हमेशा ही स्वागत है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक चर्चा शुरू होना ज़रूरी है, ताकि आज नहीं तो कल हम उपाय निकाल पाएंगे। कम से कम उस दिशा में बढ़ना तो शुरू करें। कौन जानता है, कुछ उपाय हम निकाल लें, कुछ उससे आगे आप निकाल देंगे, पर वो दिशा तय होनी जरूरी है और उस तरफ चलने का प्रयास शुरू होना जरूरी है। ये 2-3 बातें मैंने ध्यान दिला भी चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बोल देता हूँ। आत्मीयता पूर्वक अपनेपन के साथ जितना हम चर्चा और संवाद को करते हैं, उतना एक दूसरे को सही समझने देखने में हम मदद कर सकते हैं। सही समझने का काम जब हम करने जाते हैं तो उसमें आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसको पकड़ना मुख्य मुद्दा है, न कि शब्दों में उलझना मुख्य मुद्दा है। तो वर्ड्स इसीलिए हैं कि मीनिंग की तरफ हमारे अटेंशन को ड्रॉ कर सके। शब्द इसीलिए है कि अर्थ की तरफ हमारा ध्यान दिला सके। तो शब्दों को जहाँ कहीं भी बदलने की जरूरत लगे बदल लीजिए। अर्थ पकड़ना जरूरी है। अर्थ पकड़ में आएगा तो बात बन जाएगी। अर्थ नहीं पकड़ में आएगा तो शब्द याद रखने का भी कोई फायदा नहीं है। उंगली के इशारे से अगर हम चांद को दिखाते हैं तो मुद्दा चांद देखने का है या उंगली पर अटके रहने का है? कि नहीं? ये बात समझ में आती कि नहीं आती? वैसे ही संवाद को देखेंगे ना, तो कोई भी जो हम डायलॉग करते हैं ना, अगर समझने के अर्थ में उस डायलॉग को करते हैं तो उसका एक मीनिंग है। अगर अपने को सही सिद्ध करने और दूसरे को गलत सिद्ध करने के अर्थ में किसी भी डायलॉग को करें, संवाद को करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। डायलॉग का वैल्यू इसी में है कि हम और आप मिल करके या परिवार में जहाँ भी हम डायलॉग को कर रहे हैं, संवाद को कर रहे हैं, उस समझने के अर्थ में संवाद होना जरूरी है। अपने को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने के प्रयास में हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसी का नाम विवाद है।
विवाद वहीं से पैदा होता है सारा, जहां हम खुद को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करने का काम करते। कभी भी करेंगे तो ये विवाद पैदा करना शुरू कर देगा। कुछ मुद्दों की यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है युवाओं की दृष्टि से। मुझे लगता है जितने प्रश्नों को भी आपने लिखाया है यहाँ ना, वो लगभग उसमें से किसी मुद्दे पर आते होंगे। या तो रोजगार या आजीविका से जुड़े प्रश्न हैं, या संबंध और विवाह से जुड़े हुए प्रश्न हैं, या मानसिक प्रसन्नता मानसिक संतुलन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, या परिवार में जो बाकी संबंधों में जीने का बात है उससे जुड़े प्रश्न हैं, पहचान सम्मान का मुद्दा है, या कुछ सामाजिक भागीदारी के मुद्दे हैं। इन सब में से किसी न किसी जगह पर हमारा कंसर्न दिखाई देता है। ये जितने प्रश्न यहाँ दिख रहे हैं, 40 के करीब प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको आप देखेंगे तो इनमें से किसी न किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। इनमें से किसी न किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो हम एक एक करके इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और आपके प्रश्नों को इसी संदर्भ में रिस्पॉन्ड कर देंगे। लेकिन उसको करने के पहले हम दो काम करना चाह रहे हैं। एक, जो ये पीछे हमने देखा कि जीने का इतना फैलाव है, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, ठीक है, इसको एक एक करके थोड़ा समझने का काम करेंगे, ताकि उस समझ के प्रकाश में, समझ के कॉन्टेक्स्ट में हम उन सब मुद्दों के समाधान को ढूंढ सकें। अभी हमारी बहुत शिकायत होती है कि हमको कोई नहीं समझता। घर में भी ऐसा लगता कोई नहीं समझता, परिवार में कोई नहीं समझता, बाहर कोई नहीं समझता। अपने को हम समझते कि नहीं समझते? और अगर हम अपने को ही नहीं समझेंगे तो दूसरा कौन हमको समझ लेगा? तो कहीं ना कहीं मानव के रूप में खुद को समझना एक मूलभूत जरूरत है। फिर परिवार को समझना एक मूलभूत आवश्यकता है, समाज को समझना एक मूलभूत आवश्यकता है, और इस प्रकृति को, अस्तित्व को समझना हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है कि नहीं? ये बात दिखती है? तो समझेंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसको लेकर के मैं थोड़ी बात कर देता हूं ब्रेक करने के पहले। क्या टाइम हुआ है जी? 4:37 ना? ये स्लाइड तो भी बहुत बार आएगी, ये स्लाइड तो बहुत बार आएगी, इसके वो मिल जाएंगे आपको, और मेल भेज देंगे आपको स्लाइड का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। कितने ब्रेक कब करना है? 5? ठीक, अच्छा है। मेरे पास 20 मिनट का टाइम है, तो उतनी देर में मैं जांच परख कैसे करें किसी बात को, उसको लेकर के थोड़ी बात कर देता हूँ। तो जो दीदी बात कह रही थी ना, कि अभी हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो किससे हम जो चीज़ हमारे अंदर आ रही है उसमें वेरिफिकेशन के टूल को हम कैसे अप्लाई करें, ताकि जो हमने अंदर इकट्ठा कर रखा है उसका भी जांच परख हो सके, और जो बाहर से अभी आ रहा है उसकी भी जांच परख हो जाए। आगे बढ़ाएं? शुक्रिया। तो जांच परख की पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि जो भी यहाँ कहा जा रहा है आपके लिए एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है, आप उसको मान लें, ऐसी हमारी कोई अपेक्षा नहीं। ठीक है? नहीं माने तो दोनों नहीं माने, सही भी ना माने, गलत भी ना माने, दोनों में से कुछ भी मानने का मतलब नहीं है। ना तो सही मानने का मतलब है, ना गलत मान लेने का मतलब है। मतलब किस बात का है? जांचने का, स्वयं के अधिकार पर। आप अपने से ही पूछ के देखिए, आप चीज़ों को जांच परख करके स्वीकार करना चाहते हैं या बिना जांचे परखे मान लेना चाहते हैं? जांच परख के स्वीकार करना चाहते हैं ना, तो विधि भी आपको स्वीकार है कि नहीं, ये आपसे ही पूछ ले रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई थोपने का मुद्दा ही नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि मूल में जैसा आप होना ही चाहते हैं, उसमें अगर हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो कर दें। ठीक है?
ये बाहर से कुछ डालने या ओढ़ने की बात नहीं है। मूल प्रकृति जो आपकी है ही, मूल प्रवृत्ति जो आपकी है ही, जैसा आप स्वयं होना ही चाहते हैं, उसमें अगर हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो कर देंगे। कि नहीं? तो स्वयं के अधिकार का मतलब है कि जो भी कहा जा रहा है वो एक प्रस्ताव है, उसको जांच करके देखें, अपने से एक सवाल पूछ करके देखें कि क्या ये बात हमको सहज रूप में स्वीकार होती है। इज दिस प्रपोजल नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी? इज दिस प्रपोजल नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी? क्या ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं होता? जैसे एक प्रस्ताव कोई दे कि परस्परता में विश्वास के भाव से जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। एक प्रस्ताव है कि परस्परता में शंका के साथ, अविश्वास के साथ जीना हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। आप अपने में जांच परख करके देख सकते हैं कि कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं। इसके लिए बगल वाले से पूछने की ज़रूरत है क्या? दूसरे का कॉपी पलट के देखने की ज़रूरत है क्या? अपने अंदर हम अपने से सवाल पूछते हैं कि हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है, हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, तो ये उत्तर हमको मिल पाता है। ये उत्तर हम अपने में स्वयं देख पाते हैं। ऐसे ही कोई पूछे कि परस्परता में सुविधाओं का सदुपयोग हमको सहज रूप में स्वीकार है या सुविधाओं का दुरुपयोग सहज रूप में स्वीकार है? सदुपयोग। उत्तर देख पाते। सवाल को देखेंगे तो ये दिखता है कि उसका उत्तर हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच परख करके देख सकते हैं। अपनी जिंदगी में जितनी भी हमने अभी तक मान्यताएं इकट्ठा करके रखी हैं, चाहे वो परिवार से आई हो, चाहे समाज से आई हो, चाहे मीडिया से आई हो, चाहे टेलीविज़न से आई हो, ये सब को हमको जांच परख करके देखने की ज़रूरत है कि क्या मूलतः वो हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। अगर वो सहज रूप में स्वीकार ही नहीं है हमको, तो मेरे लिए तो सही नहीं है, भले कोई भी इसको कह रहा हो। कितनी भी बार कहा जाए, कोई भी कहे, 100 बार कहे कि 1000 बार कहे, ये चीज़ों के सही होने को तय नहीं करता। ठीक, मुद्दा है अपने अंदर वेरीफाई करके देखने का कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं, नेचुरली एक्सेप्टेबल होता है कि नहीं। ठीक, आपने बचपन से पढ़ा होगा विरोध करने वाले का विरोध ही करना चाहिए। ठीक, नीतियों में पढ़ाया जाता है। ठीक, पूछ के अपने से देखें कि विरोध हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं होता है। हो सकता है जिंदगी में आज तक हमने सैकड़ों बार एक दूसरे का अपमान किया हो, पूछ करके देखें अपने से कि अपमान हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। हो सकता है हमने ज़िंदगी में आज तक 100 बार एक दूसरे के ऊपर गुस्सा किया हो, पूछ करके अपने से देखें कि गुस्सा हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम जिंदगी भर कर ही रहे हों वो हमको सहज रूप में स्वीकार ही हो। ये जांच परख करके अपने में देखने की बहुत ज़रूरत है कि वास्तव में क्या हमको सहज रूप में स्वीकार है और क्या स्वीकार नहीं है। और इस सहज स्वीकृति के आधार पर जांचने के लिए किसी बगल वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पुराना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर हम जब भी झांक करके ये सवाल पूछने जाते हैं कि वेदर दिस प्रपोजल इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट, आई एम एबल टू सी एन आंसर। जब भी हम अपने अंदर इसको झांक करके देखने जाते हैं और पूछने जाते हैं, हमको उत्तर मिलता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। एक बार जो चीज़ हमको यहाँ सहज स्वीकृति में जांच परख करके दिखाई देती है कि हमारे लिए ठीक है,
उसको हम आगे जी करके देखने का काम करते हैं। जो हमको वहीं दिखाई दे गया कि ठीक नहीं है, हमको सहज रूप में विरोध स्वीकार ही नहीं हो रहा है, तो विरोध को जी के देखने की क्या ज़रूरत है, वो तो पता ही चल गया कि हमारे लिए गलत है। एक बार हमको वहाँ जांच परख करके दिखता है कि वो मेरे लिए ठीक है, तो उसको जी करके देखने की ज़रूरत है। जीने का हमारा दो हिस्सा है, एक है मनुष्य के साथ व्यवहार, मनुष्य के साथ जीना जिसको हम व्यवहार कह रहे हैं, बिहेवियर कह रहे हैं, और एक है शेष प्रकृति के साथ, मनुष्य के अलावा जो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उनके साथ जीना जिसको हम यहाँ कह रहे हैं कार्य, वर्क। तो हमारे जीने का दो पार्ट, एक पार्ट है बिहेवियर विद द अदर ह्यूमन बीइंग, दूसरा है वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर। पहला है बिहेवियर विथ अदर ह्यूमन बीइंग, व्यवहार दूसरे मनुष्य के साथ, और दूसरा है कार्य शेष प्रकृति के साथ। तो व्यवहार करते समय अगर उसके एंड रिजल्ट में मैं भी सुखी हो रहा हूँ, उसके फल परिणाम में अगर मैं भी सुखी हो रहा हूँ और जिसके साथ उस व्यवहार को करता हूँ उसको भी तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, तो व्यवहार सही है। जैसे स्नेह के भाव से मैं जब भी किसी के साथ जीता हूँ तो पहली बात तो मैं खुद आराम में रहता हूँ, फिर जिसके साथ मैं उस फीलिंग ऑफ अफेक्शन को, स्नेह के भाव को एक्सप्रेस करता हूँ, उसको भी उसका आराम मिलता है, उसको भी अच्छा लगता है। तो उससे पता चलता है कि स्नेह के भाव में जीना मेरे लिए सही है। कार्य को देखने जाएं, वर्क को देखने जाएं रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ, तो अगर उससे हमारी प्रोस्पेरिटी और नेचर की प्रोस्पेरिटी दोनों इंश्योर हो रही है तो ऐसा जीना ठीक है। तो अगर म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हमारे बिहेवियर और वर्क का एंड आउटकम है, अल्टीमेट आउटकम है, तो वो प्रपोजल सही है। अगर बिहेवियर में म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं इंश्योर होता, मैं सुखी ना हूँ, आप सुखी नहीं हुए, तो बिहेवियर कितने दिन चलेगा? ठीक है। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने जाते हैं, अगर उसमें मेरी प्रोस्पेरिटी नहीं इंश्योर हो रही हो, नेचर भी प्रोस्पेरस नहीं हो रहा हो, तो समस्या थोड़े ही दिन में शुरू हो जाएगी। अगर नेचर की भी प्रोस्पेरिटी इंश्योर नहीं होगी तो हम कितने दिन तक धरती पे जी पाएंगे? ये बात समझ में आती है? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, रिसोर्स डिप्लीशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर हम रोना रोएंगे। तो जितने भी प्रपोजल हमने अपने अंदर इकट्ठा करके रखे हैं वो सबको इस बेसिस पर जांचने की जरूरत है। माइक इधर दे दीजिए, मैं तब तक। वो म्यूचुअल, उभय इज म्यूचुअल, दोनों दोनों दोनों। मैंने बहुत सोचा स्लाइड्स हिंदी में रखूं कि इंग्लिश में रखूं, मुझे सारा मिला के रखा, हिंदी में ही रख लेते हैं, शायद सभी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगे या कम से कम ज़्यादातर इजीली कनेक्ट कर लेंगे। स्लाइड्स तो मेरे पास सारी इंग्लिश की भी है, बट हाँ, प्रोस्पेरिटी, उभय सुख इज म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय समृद्धि इज म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। हाँ वही, वो एक वर्कशॉप के बाद हमको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ अंग्रेजी डालना ठीक है, तो उसको हम डाल देंगे। वही, तो इफ माई बिहेवियर लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस देन द प्रपोजल इज राइट। इफ माई वर्क लीड्स टू म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी देन द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम डूइंग द वर्क इज राइट। मेरा मेन एक्सेप्टेंस इसमें तो है एज एन आइडिया अबाउट म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, लेकिन देर आर मेनी एरियाज विच बाय आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर पार्टीज हैव बीन मेड ग्रे। फॉर एग्जांपल, तो उसमें जैसे अभी वीगनिज़म की कोई आर्ग्यूमेंट्स रहती है, तो फिर जो फार्मर्स रहते हैं, जो
पैस्चराइज लैंड करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि यू ओनली केयर अबाउट द एनिमल्स विच आर क्यूट और ऑफ अ सर्टेन साइज, क्योंकि इंसेक्ट्स और बग्स भी मरते ही हैं इन फार्मिंग, लेकिन उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि एवोकाडोज है फॉर एग्जांपल, या फिर हनी है, उसका प्रोडक्शन में ये सब इज़ अ प्रॉब्लम। और फिर इवन व्हेन यू टॉक अबाउट नेचर, तो जैसे डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इश्यू विच इज़ कंसिडर्ड, लेकिन उसकी रेट ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि टिम्बर तो प्रोड्यूस करना ही है, जो हमें लॉग्स जो है वो तो प्रोड्यूस करना ही है, एसेंशियल है कई सारी चीज़ें के लिए। तो फिर उसका क्या होगा? और फिर फॉसिल फ्यूल्स है, तो क्या हम वो यूज़ करें ही ना, या फिर कम करें? तो हाउ डज दैट इक्वेट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? एक एक को देखेंगे ना। जैसे आपने फॉसिल फ्यूल की बात करी, यूज़ करें कि ना करें, ये बात समझ में आती है कि अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन नेचर में बहुत हो नहीं रहा, वो वन टाइम बने हुए हैं। हमको ये भी देखना चाहिए कि नेचर में उसका और कोई रोल भी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम उसको निकाल करके जला दे रहे हैं तो कहीं धरती के टेम्परेचर बढ़ने का कारण तो नहीं बन रहा, ठीक? वो हमको देखना पड़ेगा। अगर वो हो रहा है तो यूज नहीं करना बनता है। अब आप पूछेंगे आज से ही छोड़ दें क्या? ठीक है, ऑफ कोर्स नो। ठीक है, उसका उत्तर तो यही है कि धीरे धीरे एक ट्रांजिशन के स्टेट से गुजरते हुए हम उसको एक बाध्यता मान करके आज करें, न कि एक आवश्यकता। बाध्यता पता है? कंपल्सन, कंपल्सन, मजबूरी, मजबूरी। तो अगर आज के दिन उन फॉसिल फ्यूल का हमको यूज करना है तो एक मजबूरी है हमारी, जिससे हमको बाहर निकलना है। ठीक है, मजबूरी है, उसको मजबूरी मान के करेंगे। उसके पहले जो आपने बात करी कि पेड़ों का लॉग्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक, मेरे हिसाब से एक पौधा बड़ा होता है, ठीक, लकड़ी उसकी तैयार होती है, ठीक, तो उसको यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं उस रेट से हम पौधा लगाने का और उसको केयर करने का काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर पौधा लगाने का और उसको केयर करने का काम हम अगर उस रेट से कर रहे हैं तो नेचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा उतने प्लांट्स बने रहेंगे, उतना फॉरेस्ट बना रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम लगाने का काम नहीं करते हैं, या बहुत कम करते हैं, या दिखाने के नाम पर खाना पूर्ति कर देते हैं और काटते रहते हैं। हमारे यहाँ एक NSS के HBTI कॉलेज में एक प्रोफेसर आए एक बार भाषण देने NSS में, तो पौधा लगाते हैं ना सब जगह, प्लांटेशन की बात होती है। अभी लंच टाइम में भी वो भैया आए हुए थे, प्लांटेशन की बात कर रहे थे कि करना चाहिए, उसको भी इस मुद्दे में कहीं जोड़ दीजिए। मैंने कहा ये मुद्दे बच्चों ने लिखाए हैं, मैं नहीं जोड़ सकता हूँ इसमें, कोई लिखा दे तो मैं ज़रूर जोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपना भाषण देना शुरू किया। उस NSS में पौधे लगाने के काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोग पौधे लगा रहे हैं, पहले भी लगाते थे, आगे भी लगाएंगे, इतना कहा। फिर कहा लेकिन उसी गड्ढे में लगाते थे। ठीक है, तो वही गड्ढा है, उसी में पिछले साल भी लगाए थे, उसी में इस साल भी लगाएंगे, उसी में आगे भी लगाएंगे, क्योंकि हम आगे लगा लिए, फोटो खिंचवा लिए, कल को उसको देखना नहीं है, 4 दिन बाद वो मर जाएगा। ठीक है, तो वहीं गड्ढा खोदते, वहीं हर साल लगाते हैं। अगर ऐसी विधि से प्लांटेशन करेंगे तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट अदरवाइज अगर नेचर में एप्रोप्रिएट ढंग से प्लांटेशन के काम को किया जाए तो अपनी ज़रूरत से अधिक प्रोड्यूस किया जा सकता है। बहुत आराम से देखिए ना, एक आदमी पूरी ज़िंदगी में कितनी लकड़ियों का प्रयोग कर लेता होगा। खूब बढ़िया सोफ़ा बना लीजिए, दरवाज़ा लकड़ी का बना लीजिए, मैं तो कहता हूँ घर भी बना लीजिए पूरा, तो भी मेरा अपना अनुमान है और गणित से देख सकते हैं उसको कि शायद 10 पेड़ की ज़रूरत भी पूरे परिवार में ना पड़े। ठीक है, पूरे परिवार में ना पड़े, 10 में ना हो 20 में हो जाएगा। 4 आदमी के लोग परिवार में, अगर 4 ही आदमी भी मान लेता हूँ मैं, बच्चे छोड़ भी दीजिए ना लगा पाए छोटे, 20 पेड़ लगाने हो तो एक आदमी के हिस्से 5 आएगा। वो बात हो रही थी कि बर्थडे में भी एक पौधा लगाए तो कम से कम जिंदगी भर में 70-80 लगा सकते हैं। ठीक, और कोई ऐसा नहीं है कि पौधा आप लगाते तो उसको ज़िंदगी भर खिलाना पड़ता है।
शुरू के कुछ साल आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है जब तक उसकी जड़ें गहरी नहीं गई हों और वो मजबूत नहीं हुआ। उसके बाद क्या ज़रूरत है? उसके बाद तो पौधा खुद बड़ा होता है कि नहीं? तो आदमी की क्षमता को देखेंगे तो उस प्रोडक्शन से बहुत अधिक है। अब रही बात ये जो आखिरी आपने कही कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये इंसेक्ट्स पेस्ट और इस तरह के जानवर मरते रहते हैं, इनका क्या करें या इनका कोई वैल्यू है कि नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर में तो धीरे धीरे देखेंगे कि एनिमल्स में और प्लांट्स में या इस तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इनमें से किसका मतलब होने का मतलब है और कहाँ साइक्लिबिलिटी कितनी है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे कि इंसेक्ट्स के मरने से क्या होता और अगर हम कोई जानवर ही मार के खा रहे हैं तो क्या होता। उस डिफरेंस को हम उस जगह पर देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और कोई मुद्दा तो नहीं था? जितना आपने पूछा वो मेरे स्मृति में इतना रहा, अगर कोई और हो तो बताइए। एक छोटा सा था, मतलब वी कैन डिस्कस लेटर अगर ये बहुत डीप हो जाए तो, लेकिन मेरा मेन पॉइंट नेचर में पर्सपेक्टिव का था। जैसे हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे नेचर को हर्ट होता है, या फिर हम कुछ और करते हैं तो उससे नेचर को हर्ट होता है। तो इफ़ वी रियली थिंक अबाउट इट, हमारा पर्सपेक्टिव है वो, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए अर्थ को सर्वाइव हुए और स्टार्टिंग में वो रेड हॉट प्लैनेट था, फिर आइस एज भी आ गई, तो इट हैज़ गॉन थ्रू डिस्ट्रक्टिव स्टेजेस और कैटेक्लिज्म्स आ गए हैं और सब कुछ खाली भी हो गया है। दीज इश्यूज आर अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी। तो द क्वेश्चन आई हैव इज, ये जो आप कह रहे हैं कि समृद्धि नेचर के साथ हो रही है, उसमें मुझे ये डाउट है कि इज इट एक्चुअली नेचर जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हमारा होना इस नेचर में, लाइक आर वी दी ओनली थिंग? देखिए ये बात तो सही है कि अगर नेचर को देखने जाएंगे और उसका डिस्टरबेंस होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आदमी को होने वाली है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आदमी को होने वाली है। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी को ही प्रॉब्लम होता है, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होता है, जीव जंतुओं को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब आज अगर पीने का पानी नहीं मिल रहा है जंगलों में, खाने के लिए हमने पौधे नहीं छोड़ रखे हैं, तो जानवरों को समस्या तो होती ही है, भोजन की भी समस्या होती है, पानी की भी समस्या होती है। जिन जंगलों में वो स्थिति हो गई है वहाँ जाके देखिए तो दिखाई देता है, ठीक है, हमने उनका घर तक नहीं छोड़ा है। उससे थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे तो अगर टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो प्लांट्स को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर होने से या लो टेम्परेचर होने से प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ। सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स, उनको भी एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है कंपेयर टू ऑल दोज, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है, एसी लगा लेता है, ठीक है। बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर हो, हम एसी लगा लेते हैं, हम 20 डिग्री में रह लेते, बेचारे जानवर क्या करें। हमारा पानी पॉल्यूट हो गया है, हम आरओ लगा लेते हैं, ठीक, उसमें से पानी छान के पी लेते हैं, कुत्ते कहाँ जाएं उनके लिए आरओ कौन लगाएगा, ठीक। तो एनिमल्स को और प्लांट्स को भी ज़रूरत है इसका। और एक कभी भी एक जो धरती जब ग्रो करती है, अपने में डेवलपमेंट को इंश्योर करती है, विकसित होती है, तो ये दिखता है कि जब तक उसका टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल के अंदर नहीं आ जाए किसी भी धरती का, तब तक वहाँ पर न पानी बन पाता है न प्लांट्स हो पाते हैं, ठीक है। वो धरती का तापमान स्थिर होना जरूरी है उस पर पानी होने के लिए और प्लांट्स होने के लिए। तो इस रूप में प्लांट्स को भी फर्क पड़ता है, एनिमल्स को भी पड़ता है, जो कि रेस्ट ऑफ द नेचर का हिस्सा है, और ह्यूमन बीइंग को तो पड़ता ही है, पड़ता ही है। सिर्फ जो मटेरियल ऑर्डर है उसमें आप ये बात कह सकते हैं कि बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बहुत पड़ता है, नहीं क्या? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? टर्म कोई भी कठिन हो तो पूछ लेना, मैं अंग्रेजी में रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बिना संकोच के पूछ लीजिए,
क्या होता है, हम लोगों को बोलते बोलते हिंदी का इतना अभ्यास हो गया है, हिंदी के वर्कशॉप में अंग्रेजी का वर्कशॉप कर रहा होता तो वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट हिंदी में ऐसा हो गया है कि वो फ्लुएंसी में शब्द आते हैं जी, तो पता नहीं चलता है। हाँ, मोबाइल दे दीजिए। सॉरी, मोबाइल उससे बोलिए ना, माइक से सुनाई देगा जी। अभय, अभय दूसरा टर्म है। अभय का मतलब तो है भय का अभाव, और उभय का अर्थ है दोनों। संस्कृत का शब्द है वस्तुतः, ये सब हिंदी में आ गया है। उभय का अर्थ है दोनों, म्यूचुअल। अभय का अर्थ है भय का अभाव। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं बिल्कुल। यहाँ जो हम प्रयोग कर रहे हैं उभय, काट के लिख लीजिए दोनों को सुख, और उभय समृद्धि को काट के लिख लीजिए दोनों की समृद्धि। जी, मनुष्य की भी समृद्धि और प्रकृति की भी समृद्धि, दोनों की समृद्धि। और उभय सुख का मतलब है दोनों को सुख। जी, परस्पर, दोनों को, सबसे सिंपल हिंदी है, दोनों को। नमस्कार। स्वयं के जांचने के आधार पर सह स्वीकृति, स्वयं के, इधर आता है उभय सुख। उभय सुख में दो पक्ष हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सह स्वीकृति स्वयं की, उभय सुख दोनों के लिए सिर्फ एक तरफ से होगा, एक्शन एक तरफ से होगा जी, दूसरे साइड से वो एक्शन नहीं हो दूसरे के साइड से भी एक्शन नहीं होगा तो भी अगर मैं आपके साथ स्नेहपूर्वक जीता हूँ, आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना। इसका मतलब आपको अच्छा लगने को ही मैं कह रहा हूँ कि आपको तृप्ति मिली और मुझे भी स्नेह के भाव में होने की तृप्ति मिली। मैं अगर स्नेह के भाव से जीता हूँ तो मुझे भी तृप्ति मिलती है और वो स्नेह का भाव आपको भी अच्छा लगता है। ये म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब है, दोनों की तृप्ति का, दोनों के सुख का मतलब है। तो जांच करके देखा जाए कि जांच परख का ये तरीका हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, और जांचना ठीक है कि बिना जांचे मान लेना ठीक है। ठीक है, जांच सकते हैं ना, बढ़िया जांचा जाए और क्या। आगे चले। एक सवाल है। माइक किधर है? हाँ, कोई सवाल पूछ रहे हैं। हाँ सॉरी, एक माइक इधर दे दीजिए। जैसे अभी उभय सुख की कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें जानवरों को, तो एक है गाय और एक है लकड़बग्गा। अब स्वभाव से दोनों अलग अलग हैं। लॉ के हिसाब से एनिमल इज एनिमल, उसके लॉ कहता है ये दोनों एक हैं। मनुष्य के इसलिए गाय अलग है और वो भेड़िया लकड़बग्गा अलग है। ऐसे ही मनुष्यों में भी अलग अलग स्वभाव के लोग रहते ही हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य होंगे जो गौ स्वभाव के हैं और कुछ उसके विपरीत हैं। तो ये उभय सुख कैसे पैदा होगा अगर दो विपरीत स्वभाव के मनुष्य रहते हों? एक दूसरा सवाल, मनुष्यता को लेकर और मनुष्यों की जनसंख्या को लेकर क्या उभय सुख में कोई कमी या बढ़ोतरी हो सकती है? जैसे हम 20 करोड़ से अब 800 करोड़ हो गए, अब कल को हम 8000 करोड़ भी अगर हो जाएं तो फिर ये सेम लागू हो पाएगा या नहीं? बढ़िया। इस दूसरे सवाल का उत्तर पहले दे देता हूँ, फिर पहले पे आता हूँ। इस पूरे धरती पर देखिएगा ना, समझदार मनुष्य अगर जी रहे हैं, जो खुद तृप्ति से जीते हैं और दूसरे की तृप्ति में सहयोग करते हैं, तो धरती के लिए एसेट है, परिवार के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए एसेट है, सहयोग है। ठीक है, कीमती चीज़ है। खुद नासमझी में जिए, दूसरों के लिए नासमझी पूर्वक समस्याएं पैदा करे, खुद नासमझी में समस्याग्रस्त रहे, दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करे, धरती के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो नासमझ आदमी तो एक भी जिए तो धरती पर बोझ है कि नहीं?
समझदार आदमी कितने हजार करोड़ भी जिएगा, धरती के लिए और आदमी के लिए सहयोग है, सहयोग है। पहली बात तो ये समझने की है कि अगर हम तृप्ति पूर्वक जी रहे हैं, दूसरों को तृप्ति में सहयोग कर रहे हैं, तो हम सहयोग हैं। हम समस्या में जी रहे हो, दूसरों के लिए समस्या पैदा कर रहे हो, हम बोझ हैं कि नहीं? बोझ जानते हैं ना, बर्डन, भार है बिल्कुल। तो एक बात तो ये कहूँगा। दूसरा, मनुष्य अगर समझदारी के साथ जिए तो वो देख सकता है कि धरती पे कितने लोगों के लिए संसाधन पूरे हो सकते हैं, और वो अपनी जनसंख्या तय कर सकता है कि कितने आदमी हम रहेंगे। समझदारी के साथ सोचने जाएं तो संसाधनों का देखेंगे तो इतना अभाव भी नहीं है। मैं तो सारी स्लाइड्स उसमें से हटा दिया हूँ, नहीं तो आज के दिन धरती पर जो अनाज का प्रोडक्शन है उसको मिला के देखेंगे तो जितना लोग खा सकते हैं ना, उसका कम से कम 4 गुना 5 गुना पैदा हो रहा है। ठीक है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। धरती पर सभी लोगों के खाने से जितना अनाज चाहिए उसका 4 गुना पैदा होता है। ठीक है, लोग अगर फिर भी भूखे मर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? ये समझ में आता है कि वो उत्पादन की समस्या नहीं है, वितरण की समस्या है। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप। हमारा जो वितरण का समस्या है ये तो संबंध को नहीं देख पाने और पहचान पाने की समस्या है। ये उत्पादन से कैसे हल होगी? उत्पादन तो पहले से धरती पे 4 गुना अधिक हो रहा है, उसको और बढ़ा दीजिएगा 2 गुना, तो भी ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। जैसे 25 रुपए किलो गेहूं को खरीद कर उसको जब सड़ा दिया जाता है तो शराब बनाने वाली कंपनी उसको 3 रुपए किलो खरीद लेती है, और सड़ने के बाद उसकी शराब बनाकर पिला दी जाती है। तो जिन लोगों से गेहूं का पेट भर सकता था वो भूखे रह जाते हैं। कई बार तो 3 रुपया किलो भी नहीं देते हैं, बल्कि वो सड़े हुए गेहूं को फेंकने का किराया भी सरकार देती है। जी, सरकार देती है। 10 साल पहले का डेटा था, 1/3 अनाज जो है ना, ठीक है, पूरे प्रोडक्शन का, वो या तो चूहे खा जा रहे हैं या गोडाउन में रखे रखे सड़ जा रहे हैं। जो 2014-15 का डेटा हमारे पास पड़ा था यूएन का, पता नहीं इसमें है स्लाइड की हट गया है, मुझे डाउट है, मैं लगता है हटा दिया हूँ, नहीं तो दिखेगा अभी। ये दिखता है कि प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम प्रोडक्शन से सॉल्व नहीं हो सकता। वितरण की समस्या उत्पादन से हल नहीं की जा सकती, उसके लिए तो वितरण के तरीकों को ही ठीक करना पड़ेगा। तो समझदारी के साथ आदमी जिए ना, तो आज जितना आदमी है इतना तो खूब आराम से जी सकता है, ऐसा लगता है देख के, रिसोर्सेज के फॉर्म में। नासमझी में तो देखिए एक आदमी का भी जीना धरती पे कठिन है, कठिन है। तो दूसरी बात के उत्तर में तो मुझे ये कहना था, जो पहली बात आप कह रहे हैं कि जाति के संदर्भ में जैसा हम लोग देख पाते हैं वो एक प्रस्ताव ही है, जांच पर देखा जाए, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूँ कि यही अंतिम सत्य है। जानवरों में अलग अलग जातियाँ हैं, ये बात तो सही है। गाय की एक जाति है, कुत्ते की एक जाति है, गधे की एक जाति है, लकड़बग्घे की एक जाति है, ठीक है। आदमी में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानव तो मूलतः एक ही जाति है, ठीक है, और उसको सब तरह से देख सकते हैं आप। एक गाय का और लकड़बग्घे का रंग रूप, चेहरा, मोहरा, बनावट, ये सब को देखिएगा तो अलग दिखाई देगा। आदमी को देखिएगा तो किसी भी रेस का हो उतना ही अंतर होता है जितना 2 गाय में है, उतना अंतर नहीं है जितना एक गाय और एक लकड़बग्घे में है, ठीक है। चेहरा, मोहरा, शरीर की बनावट, संरचना, आंत की बनावट, दांत की बनावट, ये जितना डिजाइनिंग आप देखिए, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब के प्रोसेस को आप देखिएगा ना, तो ये दिखता है कि बंदर और गाय में जितना भेद है, बंदर और लकड़बग्घे में जितना भेद है, बंदर और शेर में जितना भेद है, उतना आदमी और आदमी में नहीं है। इस रूप में मतलब यहाँ पर देखिएगा तो प्रस्ताव ये है कि जानवरों में तो अलग अलग जातियाँ दिखाई देती हैं, पर मूलतः मानव में तो एक ही जाति है।
इस एक जाति के होते हुए भी अब जो प्रश्न आप पूछ रहे कि स्वभाव में बहुत भेद है क्या? हाँ, मतलब जैसे अगर लक्कड़ बग्गा रूपी मनुष्य जीवन विद्या करने आए तो उसके लिए क्या स्थान है? ये मजे की बात है। यहाँ बैठे हुए करीब 125 लोग होंगे, 130-35 में गिनती तो नहीं किया। सब तो गाय ही मानते हैं खुद को। देखिए उत्तर तो आप ही देना शुरू कर दिए कि ये आदमी ढूंढना मुश्किल है जो अपने को लकड़बग्घा मानता हो। हमको तो आज तक नहीं मिला। हाँ वही कह रहा हूँ, दूसरे को लकड़बग्घा मान के तो हम सब बैठे हुए हैं। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कहे कि मैं लकड़बग्घा हूँ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला मुझे तो इतने वर्कशॉप में भी। देखिए इससे पता चलता है कि मौलिक प्रवृत्ति तो मानव की शुभ के अर्थ में ही है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे इंटेंशन और कंपिटेंस पर, तो उसको और डिटेल आउट करेंगे। अपने बारे में किसी को शंका नहीं है कि वो शुभ चाहता है, दूसरे के बारे में शंका है। ठीक, शंका है। कैसे हल हो सकता है, क्या निराकरण है, उसको आगे देखेंगे। हम लोगों के टॉपिक के अंदर ही है वो, उस पर ट्रस्ट के दौरान हम ठीक से उस पर डिस्कस करेंगे। पर ये प्रपोजल देखिएगा तो मनुष्य को तो हम लोग एक ही जाति के रूप में पहचान रहे हैं, इसलिए ये संभावना देख रहे हैं कि शिक्षा संस्कार पूर्वक पूरी मानव जाति एक अखंड समाज के रूप में जी सकती है। तो जो कामना के रूप में हम वसुधैव कुटुंबकम कहते रहते हैं, पूरी धरती एक परिवार हो, वैसे परिवार का क्या फ़ायदा जब उसमें अंदर लड़ते ही रहे हम लोग सुबह शाम। तो जैसा आज परिवार का हालत है वैसा तो पूरी धरती परिवार हो भी जाए तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कि नहीं? और कोई बात? बस भैया इतना पूछ रहे थे। जी सॉरी नहीं, बस एक छोटी सी बात ही थी, जहाँ उभय सुख की बात अभी हो रही थी कि स्नेह के व्यवहार के साथ जब मैं होती हूँ तो मेरे साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति को भी अच्छा ही लगेगा, ये बात अभी हो रही थी। और अगर कोई दूसरा भी ऐसा ही है और मेरे साथ आ रहा है, स्नेह के स्वभाव के साथ मेरे साथ व्यक्त होता है, तो मुझे अच्छा कभी लगता है, परंतु कभी उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो बनावटी सा दिखा रहा है। तो उसमें जब तक संबंध का मेरे को ये तो लगेगा कि अगर मेरे साथ वो बहुत संबंध का भाव मेरे अंदर जाग गया है, जैसे कोई चीज़ कोई लंबे समय तक चल चुकी है, उसके बाद धीरे धीरे मेल्ट होता गया और वो संबंध के भाव में आ गया, तब तो ठीक हो गया। परंतु कभी कभी ऐसा होगा कि जो संबंध के भाव के साथ है वो हम उसको नहीं स्वीकारते। वही तो यहाँ पर बनावटी संबंध या दिखाने की बात नहीं हो रही है। बात ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर स्नेह का भाव होता है और उसके साथ वो भाषा में, व्यवहार में, आचरण में आता है, तब तो उसकी तृप्ति है। अंदर वो भाव नहीं हो और बाहर से हम दिखावा करेंगे तो पहले तो हम ही को तृप्ति नहीं होती। आप सोचिए ना, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा हो और बाहर से आप हाथ जोड़ के नमस्ते बोलें, ऐसा बोलते हुए हम आराम में रहते कि परेशान रहते? ठीक, दिखावा है, उससे हम खुद परेशान रहते हैं। फिर जिसके साथ ऐसा करते हैं ना, उसको भी थोड़ी देर में पता चल जाता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। कितना दिन छुपाइएगा जी? लोग राजनेताओं को इतना जा जा करके साष्टांग दंडवत किया करते हैं, बड़े बड़े उपहार दिया करते हैं। किसी मुख्यमंत्री से काफ़ी पहले बात हो रही थी हम लोगों की, वो एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि वो देते समय भी हमको पता होता है कि ये अपना काम निकलवाने के लिए गिफ्ट लेके आया है। तो उसको जब दिखाई दे रहा है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, तो उसको क्या स्नेह और सम्मान दिख रहा है? कुछ नहीं, दिखावा ही समझ में आता है। तो ऐसे दिखावा को करते हुए तो हमको भी तृप्ति नहीं मिलती और जिसके लिए हम करते हैं उसको भी तृप्ति नहीं मिलती। तो ये टाइम पास है निश्चित रूप से। पीछे कुछ कह रहे थे क्या जी? जी जीवन में ये
ये आत्मीयता उस दिन के बाद मिलने की संभावना शुरू होती है जिस दिन हम अपने में इस आत्मीयता को इंश्योर करके दूसरे को देने का काम शुरू करते हैं। जब तक हम कटोरा लेके दूसरे से भीख मांगते रहेंगे आत्मीयता का, न जीते हुए मिलेगा, न मरते तक मिलेगा, न अगले जन्म में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी, कहाँ मिलेगा जी? पहले आपने बात ही वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सापेक्ष बात की थी आपने, तो वसुधैव कुटुंबकम के सापेक्ष में मेरा ये मानना है कि व्यक्ति या व्यक्ति का समूह कई बार इतना जड़त्व में आ जाता है, बुद्धि के रूप से इतना जड़त्व में आ जाता है कि वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाता, तो कई समस्याओं को ऑक्योर करता है। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई तरह की समस्याओं का उत्पादन हो जाता है, क्योंकि उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पाता। वो एक रिचुअल मानो या बाउंड्रीज मानो, उस बाउंड्री में उलझ जाता है, उन विकारों में उलझ के वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में सारा चीज। दो बात मैं कहूँगा, एक तो जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो बाउंड्री में उलझता है वो कोई बच्चा बड़ा होके 15 साल, 18 साल, 20 साल में जाके उलझता है। ये पहले 15 साल, 18 साल, 20 साल हम उसको क्यों नहीं ऐसी प्रक्रिया दे रहे हैं कि वो ठीक जीने के काम को सीख ले और उसमें उलझे नहीं। अगर इस काम को हम कर पाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी ठीक हो जाएगी, और 25 साल में पुरानी पीढ़ी चार्ज टेक ओवर कर लेती है जी। 25 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता। ये जितने स्टार आपको आज के दिन दिखाई दे रहे हैं ना, 25 साल बाद कब्र में दिखाई देंगे, ठीक। और जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, ये 25 साल बाद आपको इन सब जगहों पर चार्ज लिए हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम अगली पीढ़ी के लिए भी सार्थकता से काम कर दें ना, तो 25-30 साल के अंदर समाज बदल सकता है। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, आज के दिन भी जो आदमी ठीक जीता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना, जहाँ लगता है हमको कि उसने बहुत सारी मान्यताओं का लबादा ओढ़ लिया है, मेरे हिसाब से उन आदमियों से भी सही भाषा में सही सवाल पूछने की जरूरत है। ठीक है? अंतरतम में आदमी को कहीं ना कहीं पता ही होता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है। अगर सही गलत की इतनी भी पहचान नहीं होती आदमी को, तो दूसरे से गलती की शिकायत भी कैसे कर पाते हम? आप हमारे साथ ठीक नहीं जी रहे हो, इसकी शिकायत मैं इसीलिए कर पाता हूं कि कहीं ना कहीं ठीक का आभास है हमको। अगर वो बेस लाइन ही नहीं होता हमारे पास, रेफरेंस लाइन ही नहीं होता हमारे पास, फिर तो जो आप करते सब ठीक ही था। वो रेफरेंस है हमारे पास, इसीलिए उससे माप के हम देख पाते हैं कि यार जो तुम कर रहे हो वो ठीक तो नहीं है। ठीक क्या है उसकी विशद क्लैरिटी नहीं है, इतना ही बात है। उसकी डिटेल्ड क्लैरिटी नहीं है हमारे आपके पास अभी। उसी को करने के लिए समझदारी की ज़रूरत है, शिक्षा संस्कार की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजेस में हो जाए तो इस तरह के वर्कशॉप्स को अलग से चलाने की ज़रूरत नहीं है। परिवारों में हो जाए, स्कूल कॉलेजेस में हो जाए, तो क्या करेंगे जी अलग से इसको चला के? नहीं हो रहा है वहाँ या कम हो रहा है वहाँ, तो उसके कॉम्प्लीमेंटरिटी के रूप में, उसकी भरपाई के रूप में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। बढ़िया, तो हम ब्रेक करते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 5 बज रहा है। 5:30 बजे मिले हम लोग।